नमस्कार जेई एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो आइए, ये जो सीरीज़ है इसमें आज हम 12th के टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हैं और स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इनको डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। टू इनफाइनाइट रॉड्स पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ठीक है, with linear charge density lambda passes through the points minus a comma 0 and a comma 0. A particle having charge of minus q is placed at the origin, is given a slight displacement along the y-axis. Then find out the time period of the resulting motion. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि यहाँ चार्जेस के बारे में बात हो रही है और टाइम पीरियड के बारे में इसने पूछ रखा है। तो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा एसएचएम का कंसेप्ट भी लगेगा। आइए मैं इसको आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ जेड एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम एक काम करते हैं, जेड एक्सिस ऐसी बना लेते हैं, ये जेड एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। जनरली यहाँ एक्स बनाते थे, वाई बनाते थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम बना लेते हैं। देखो, ठीक है, इसने बोला कि दो इनफाइनाइट रॉड्स रखी हुई थी, एक कहाँ रखी है माइनस a, 0,0, तो एक यहाँ रॉड रखी है, ये कहाँ पे रखी है माइनस a, 0,0, और एक रॉड यहाँ पे रखी है दैट इज a, 0,0 यहाँ कहीं रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये z एक्सिस हो गई है ना, और ये y एक्सिस हो गई। ठीक है, इसने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल था जिसका चार्ज था माइनस q, मास इसका m था, ये ओरिजिन पे प्लेस था, मतलब यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये चार्ज कितना है, माइनस q है। ठीक है, तो ये चार्ज इन्होंने कितना दे रखा है, माइनस q। ठीक है, माइनस q दे रखा है, माइनस q चार्ज दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करा है, मतलब इस चार्ज को यहाँ पे ले आओ, ये माइनस q है, इसको यहाँ पे अपन लेके आ गए। तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसको, अगर आप यहाँ लेके आ जाओगे तो क्या होगा। देखो, ये जो रॉड है, इस रॉड को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये सिंबल्स काफी बार मैग्नेटिज्म में यूज होते हैं, मतलब रॉड इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से रॉड है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो चार्ज होगा, इस चार्ज पे क्या आप फील्ड निकाल सकते हो इस लोकेशन पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फील्ड इस टाइप से आएगी, और यहाँ पे ये जो रॉड है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे फील्ड इस टाइप से आएगी। ठीक है, ये फील्ड कितनी हो जाएगी, E, और ये भी कितनी हो जाएगी, E। ठीक है, ठीक है, ये वाला एंगल मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, है ना, दोनों साइड थीटा होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आप यहाँ फील्ड निकाल सकते हो। आप बोलोगे E है और E है, ये एंगल थीटा था। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो जब आप नेट फील्ड निकालोगे यहाँ पे, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी बताओ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और दोनों साइड से आएगा तो कितना बोलोगे आप, 2e साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो नेट फील्ड यहाँ पे इतनी आ गई। फोर्स बता सकते हो, फोर्स कितनी होगी, फोर्स कितनी होगी, Q इंटू ई नेट, ये फोर्स हो गई। ठीक है, तो फोर्स को आगे लिखते हैं, तो फोर्स कितनी हो गई, Q इंटू ई नेट। ई नेट की वैल्यू कितनी थी, 2e इंटू कितना था, साइन थीटा। ठीक है, अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, इन्फाइनाइट वायर का। इन्फाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इन्फाइनाइट वायर था तो इन्फाइनाइट रॉड या वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज कितना होता है, 2k लैम्डा बाय r। r क्या होती थी, दूरी, तो बेसिकली r ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2k लैम्डा बाय r इंटू यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बताओ, ये दूरी कितनी थी, ये दूरी y थी, और ये दूरी कितनी थी, ये a थी। ठीक है, तो r निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ये y है ये a है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2q इंटू यहाँ कितना आ गया था, 2k लैम्डा। r की वैल्यू आपने क्या लिखी, r की वैल्यू आपने लिखी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, ये थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाय r, तो साइन थीटा को लिख सकता हूँ y अपॉन नीचे r। r की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k लैम्डा q अपॉन नीचे कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा y। ठीक है, ये आपके पास फोर्स आ गई। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू ए लिख सकते हो, ये आपको पता है, तो ऐसा हो जाएगा 4k लैम्डा q अपॉन नीचे कितना होगा, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा y। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने बोला है कि स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया है। स्लाइड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा जो y होगा,
ये a से बहुत ही कम होगा, ठीक है। ये a जो है उसके कंपैरिजन में जो y होगा ये बहुत ही कम होगा, मतलब ये जो एंगल है बहुत छोटा होगा। तो आप बेसिकली y को है ना निग्लेक्ट कर सकते हो, किसमें, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये जो था ना इसको क्या कर सकते हैं, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको निग्लेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, 4k लैम्डा क्यू। यहाँ पे नीचे कितना आ गया a स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया y। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, आप अगर आप देखोगे तो आ जाएगा लैम्डा क्यू, ठीक है। यहाँ 4 था, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो a है बेसिकली ये कौन सा a है, ये एक्सेलरेशन है, और ये जो a था ये साइड था। तो ध्यान रखना ये जो a है ये a कौन सा वाला है, a है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, मास आएगा। अब यहाँ मैंने k नहीं लिखा, k की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक y भी आ जाएगा। तो आप बोलोगे a कौन सा वाला एक्सेलरेशन, कौन सा वाला a है, एक्सेलरेशन वाला। तो कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू क्यू इंटू यहाँ कितना आ जाएगा m a स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना आ जाएगा y, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। कैसे एसएचएम पढ़ते थे अपन, एसएचएम में क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक्स के। लेकिन यहाँ मोशन किस में हो रहा है, वाई में हो रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वाई के। तो ये वाला जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्यू अपॉन नीचे कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा। और टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा करके। तो कितना हो जाएगा, उसको उल्टा कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम ए स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे कितना होगा लैम्डा क्यू, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ था इसने, ठीक है। तो यहाँ इसने ऐसा कुछ दे रखा है एक्स पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करो पाई को अंदर ले लो, फिर देख लेंगे आंसर क्या आता है। पाई को अंदर ले लेते हैं तो आप बोलोगे जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना होगा, इस 2 को भी अंदर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में, यहाँ m, ठीक है, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, पाई अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई का क्यूब अपॉन नीचे कितना आएगा लैम्डा इंटू क्यू। ऐसा आ रहा है अपना आंसर। लेकिन ये कह रहा है, देखो अगर आप देखोगे एम ए स्क्वायर दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, पाई क्यूब दिख रहा है ना। यहाँ x था और नीचे 8 था। आप देखोगे जो नंबर वाला पार्ट था, नंबर वाला पार्ट कितना था x/8 है ना, और हमारा नंबर वाला पार्ट कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है। तो आप बोलोगे जो x/8 है वो 4 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 32 होगी। नंबर वाला जो पार्ट है कितना x/8 वो किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा 32। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमारी जो कूलम्स लॉ है वो भी रिवाइज हो गया और एसएचएम का जो कंसेप्ट होता है वो भी रिवाइज हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन। इस टाइप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रखी है, ठीक है। यहां से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और Q2 पे आके है ना टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है। तो इस डायग्राम को देख के कोई भी बता सकता है जिसने प्रॉपर्टीज पढ़ी हो चार्जेस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट होती है। तो यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब ये वाला जो चार्ज होगा, ये वाला चार्ज क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो चार्ज होगा, ये वाला चार्ज क्या होगा, ये तो नेगेटिव होगा, ये तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन इसने दे नहीं रखा है। यहाँ मॉड की बात हो रही है, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से बस हमें इतना आइडिया लग रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं ये वाला जो चार्ज था इससे कितनी फील्ड लाइंस निकाल रही है। अगर आप इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप बोलोगे यहां से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, 13 निकल रही है। यहां अगर आप देखो तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां कितना हो गया 9। आप बोलोगे 13 यहां से निकल रही है लेकिन 9 ही वहां पे आ रही है, ठीक है। तो बाकी जो 4 है वो इनफाइनाइट पे जाएंगी, ठीक है। तो हमने एक और चीज पढ़ते हैं अपन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। अगर चार्ज आपका ज्यादा होगा तो उससे फील्ड लाइंस भी ज्यादा निकलेंगी, ठीक है। तो इससे फील्ड लाइंस निकल रही थी 13, इससे कितनी निकल रही थी 9। तो मैं बोलूंगा कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो Q1 होगा और Q2 होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रेशियो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 13:9। तो Q1 का ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड और Q2 का कम होगा।
तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q2 का कम होगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड तो गलत होगा। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ये बोल रहा है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, दोबारा से डायग्राम बनाओ, तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चार्ज को मैं लिख सकता हूँ +13Q। और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज क्या है, ये तो नेगेटिव है, तो इसको -9Q लिख सकते हो। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अपन करते हैं बच्चों, और इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन ये भी बोलते हैं कि नल पॉइंट निकालो, ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड इधर आएगी अवे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से भी फील्ड इधर आएगी। तो आप बोलोगे यहां पे ये जो पॉइंट होगा, यहां पे फील्ड इधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो यहां पे फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो यहां पे आप बोलोगे कि यहां पे फील्ड जीरो कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं इधर, तो मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगी, इसको बोलेंगे E ड्यू टू पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव वाला था, इसकी वजह से फील्ड इसकी तरफ होगी, तो आप बोलोगे ये बन जाएगा E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे आप देख सकते हो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे फील्ड जीरो हो सकती है ना, तो आप बोलोगे यहां पे फील्ड जीरो हो सकती है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ते हैं कि जो नल पॉइंट होता है वो छोटे चार्ज के पास होता है, तो छोटा चार्ज तो आपका ये है। तो बेसिकली जो नल पॉइंट आया, ये आपका नल पॉइंट आ रहा है। नल पॉइंट बेसिकली अगर आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बाहर की तरफ आता है, और अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो अंदर की तरफ आता है। लेकिन ये अनलाइक चार्जेस है, तो यहां पे आप देख सकते हो फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां पे नेट फील्ड जीरो आ सकती है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ चार्ज Q2। तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट में जीरो नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड पेयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, चलो तो इसको पहले बना लेते हैं। देखो ठीक है, देखो अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड पेयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज। ठीक है, तो देखो मास मैंने सेम ले लिया, चार्ज मैंने सेम ले लिया, दो स्पेयर ले लिए, इनको मैंने सस्पेंड कर दिया रस्सी से। रस्सी की लेंथ भी आप LL ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसने बोला कि इसको आपने सस्पेंड कर दिया। एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स इज अल्फा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, आप बोलोगे इन दोनों में रिपल्जन होगा, इन दोनों में रिपल्जन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, डिविएट होंगे, तो आप बोलोगे यहां पे ये कुछ एंगल बनाएंगे, ये एंगल को इन्होंने बोला अल्फा। ठीक है, ये एंगल अल्फा अपन निकाल सकते हैं। ये मास कितना था, m था, यहाँ पे चार्ज कितना था, +Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना था, +Q। ठीक है, तो ये एंगल कितना था, अल्फा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आओ पहले इस एंगल को निकाल ही लेते हैं। अगर आप बोलोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगी और mg नीचे की तरफ लगेगा, है ना, mg नीचे की तरफ लगेगा, मतलब टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इस टाइप से बोल सकते हो। अगर आप इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस टाइप से देखो, ये टेंशन हो गई। टेंशन का ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है, ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, T cos अल्फा, और ये अंदर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, T sin अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप बोलोगे ऊपर की तरफ लग रहा है T cos अल्फा, T cos अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, और T sin अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, fe के बराबर। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होती है, तो दोनों को डिवाइड कर लो, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fe अपॉन mg, तो tan अल्फा की वैल्यू fe बाय mg हो जाएगी। तो ये आपका एंगल यहां से आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल इसके बीच का अल्फा है। द टू स्पेयर्स आर नाउ इमर्स्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है, मतलब एक मीडियम में डाल दिया है, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 800 kg/m3, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, 21। इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम, एंगल इसके बीच का सेम रहता है। मतलब अगर आप देखो तो यही जो आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल अपरेटस था, इसको इन्होंने एक लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, तो यहां अपन ऐसे बना लेते हैं, देखो यहां अपन इस टाइप से बना लेते हैं, यहां पूरा हर जगह यहां पे एक लिक्विड है। ठीक है, यहां हर जगह क्या है, एक लिक्विड है। तो यहां पे
जब लिक्विड में डाला गया तो ये बोल रहा है कि जो एंगल अल्फा था ये वही रहा, कांस्टेंट ही रहा। लेकिन हमें पता है कि जब हम लिक्विड में डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उस पर एक फोर्स लगती है, दैट इज नोन एज बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स लगेगी इस पर, ठीक है। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो mg लगेगा नीचे और बाइंड फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो mg तो बड़ा होगा, बाइंड फोर्स छोटा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स नीचे की तरफ होगी, कितनी होगी, mg माइनस बाइंड फोर्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, mg माइनस बाइंड फोर्स। और बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम मीडियम में डालते हैं तो दो चार्ज पार्टिकल्स अगर होते हैं तो इनके बीच की जो नेट फोर्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम ये भी बोलेंगे इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स में पहले फोर्स कितनी थी, Fe के बराबर। अब आप देखोगे जब आप इस चार्ज की बात करोगे तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, Fe डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r, ठीक है। आप बोलोगे जो फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मीडियम में डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो सेम रहा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला आया था tan अल्फा इक्वल टू Fe बाय mg, आप देख सकते हो Fe की जगह कौन सी फोर्स लग रही है, Fe अपॉन एप्सिलॉन r। mg की जगह कौन सी फोर्स लग रही है, mg माइनस बाइंड फोर्स, ठीक है। तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, Fe अपॉन एप्सिलॉन r, और नीचे क्या लग रहा था, mg की जगह यहाँ आ गया mg माइनस बाइंड फोर्स। तो ये भी tan अल्फा होना चाहिए क्योंकि कह रहा है भाई एंगल सेम रहा, ठीक है। तो ये tan अल्फा, ये tan अल्फा आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इसको इक्वेट करिए, इक्वेट जब आप करेंगे तो कितना आएगा, Fe अपॉन mg इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा Fe अपॉन नीचे क्या आ रहा था, एप्सिलॉन r, यहाँ क्या आ जाएगा, mg माइनस बाइंड फोर्स, ठीक है। Fe कैंसिल, ठीक है। एप्सिलॉन r मुझे निकालना है, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg अपॉन mg माइनस बाइंड फोर्स, ठीक है। चलो अब क्या करना है, mg, बताओ मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप देखो डेंसिटी यहाँ पे किसकी दे रखी है, डेंसिटी यहाँ पे लिक्विड की दे रखी है 800, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास आ रहा है वो मास किसका है, स्पेयर का है। तो आप बोलोगे डेंसिटी किसकी है, स्पेयर की, ठीक है। स्पेयर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, यहाँ क्या लिखोगे, स्पेयर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला याद करिए, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी, वी जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पेयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्पेयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपको डेंसिटी ऑफ स्पेयर निकालना है। क्या बोल रखा है इसने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 21 था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 21 था, ठीक है। 21 किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ स्पेयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्पेयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पेयर माइनस 21 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पेयर, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डेंसिटी ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 21 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्पेयर कितना आ जाएगा, 21 अपॉन 20 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800 थी, तो आप बोलोगे कितना आ गया, 21/20, ये कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 840 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब स्पेयर की डेंसिटी कितनी होगी, 840 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ऑप्शंस। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर्स रिड्यूसेस, द टेंशन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्पेयर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, देखो जो टेंशन है, अगर आप टेंशन निकालो, ठीक है, अगर आप टेंशन निकालो तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, टी कॉस अल्फा इक्वल टू mg, ठीक है। वैसे ही आप सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg माइनस बाइंड फोर्स, ऐसा लिखोगे। भाई यहाँ mg आ रहा था, यहाँ mg माइनस बाइंड फोर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ टेंशन टी थी, यहाँ टेंशन कुछ और मान लो। अगर आप देखो राइट हैंड साइड चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज्ड, भाई चेंज हो जाएगी, ये तो गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर्स रिड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए दो चार्ज अगर होते हैं, इनको जब हम मीडियम में रखते हैं तो हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच की जो फोर्स है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है, लेकिन वो फोर्स कौन सी होती है, दैट इज द नेट फोर्स। अगर आप दो चार्ज पार्टिकल्स लें, एयर में लें या किसी मीडियम में लें, इनके बीच की जो फोर्स होती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो फोर्स कम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है,
वो मीडियम की वजह से हो रही है। जो मीडियम होता है वो फोर्स को कम कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली पूछा है कि फोर्स बताना है बिटवीन द स्पेयर्स, तो स्पेयर्स के बीच की जो फोर्स होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, और नेट फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है। तो मेरा ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि जब भी मीडियम में डालते हैं दो चार्जेस को तो उनके बीच की जो फोर्स है वो सेम रहती है, लेकिन नेट फोर्स कम हो जाती है एप्सिलॉन आर टाइम्स या के टाइम्स, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। कोई रिंग है, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस टाइप से कोई रिंग मान लो, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, ठीक है। इसका रेडियस आप क्या मान सकते हो, आर मान सकते हो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता था, याद करो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला होता था, ठीक है। क्या कह रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लार्जेस्ट होगी एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप h मान लेना, x की वैल्यू h मान लेना। वैसे तो x में ही पढ़ाते हैं, लेकिन इसने x की जगह h बोल दिया तो ये x की जगह h आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, r/√2 पे होती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/√2, r/√2 पे मैक्सिमम होती है तो r/√2 को टिक कर दो डायरेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ गॉसियन सरफेस इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस दिखा रखा है, बेसिकली ये गॉसियन सरफेस हो गया, दो चार्ज इसके अंदर है और एक चार्ज बाहर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी, ये कह रहा है कि इसकी जो सरफेस है, मतलब ये जो सरफेस है इसकी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ना, वो किसके कारण होगी, ठीक है। तो गॉस लॉ अगर हम लिखते हैं तो गॉस लॉ इस टाइप से आता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब गॉस लॉ पढ़ाते हैं तो एक चीज बताते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो चार्ज आता है वो इंक्लोज वाला आता है, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर। तो अगर चार्ज इंक्लोज पूछा होता तो वो कितना होता, Q1 और माइनस Q1, मतलब 0 हो जाता। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सारे चार्जेस की वजह से आती है, चाहे चार्ज अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो, तो सबके कारण आती है। तो आप बोलोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सबके कारण आएगी। तो ऑप्शंस को अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू Q1 एंड Q2 ओनली, ड्यू टू Q2 ओनली 0 एंड ड्यू टू ऑल, ठीक है। ड्यू टू ऑल हो जाएगा मेरा आंसर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे इसकी सरफेस पे वो सारे चार्जेस की वजह से होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फ्लक्स बताओ इस क्लोज सरफेस के थ्रू, तो फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ अंदर के चार्ज के कारण होता है। कितना, अगर आप देखोगे अंदर का चार्ज वो तो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन चार्ज नहीं पूछा है अपन, सॉरी फ्लक्स नहीं पूछा है मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो वो सबके कारण होगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू ऑल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बच्चों एक फ्लक्स का क्वेश्चन है, और फ्लक्स के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले आप डायग्राम देख लीजिए फिर मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। ये डायग्राम बेसिकली एक क्यूब है, कोऑर्डिनेट सब मार्क कर रखे हैं, मतलब यहाँ पे हम साइड्स निकाल सकते हैं। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी साइड निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, i कैप में भी है और j कैप में भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ इसने कुछ सर्फेसेस मार्क कर रखे हैं ABCD। ABCD कौन सा सर्फेस हो गया, है ना, ये वाला, ठीक है। अगर आपको बच्चों से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जहां पढ़ रहे होंगे आप देखेंगे कि जिस रूम में आप बैठे होंगे आप देखेंगे जो छत होगा, छत को मान सकते हो ABCD, जो छत होगा ना, छत हो गया ABCD, ठीक है। और BCGF कौन सा हो गया, ये वाला फेज हो गया। इसको इन्होंने क्या बोल रखा है, इसको फर्स्ट बोल रखा है। BCGF बेसिकली ये वाला हो गया। मतलब अगर मैं देखूं सीधे में अगर देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा जो छत है वो ABCD है, मतलब फर्स्ट वाला है, और ये वाली जो दीवार है ये कौन सी है, BCGF, ये सेकंड वाला है। ये हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों फेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो पहला फेज है उसके थ्रू फ्लक्स कितना है, φ1, जो दूसरा फेज है उसके थ्रू फ्लक्स कितना है, φ2। तो बेसिकली क्या करना है, φ1 माइनस φ2 करना है, ठीक है। और यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी इसने 4x i कैप माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 j कैप, ठीक है। चलो अब बहुत ही सिंपल है,
चलो तो इस वाले फेस की बात करते हैं, ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, एक्स में और वाई में, ठीक है। एक्स और वाई देख लो ढंग से, ये वाला एक्स है और ऊपर वाला जेड है, मतलब ये वाला वाई है, मतलब ये एक्स था, ये वाई था, है ना, और ये जेड था, एक्स वाई और जेड, ठीक है। चलो ऊपर वाले फेज की बात करते हैं। जो ऊपर वाला फेज है अपना, जो ऊपर वाला फेज है, जो ऊपर वाला फेज है, अगर आप देखोगे उसको कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो एक्स में है और वाई में है। एक्स वाली कौन सी होगी, एक्स वाली ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और फेज ये है ए बी सी डी, आप देखोगे इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इनमें एंगल कितना बनेगा 90 का, तो फ्लक्स कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये वाली जो फील्ड होगी आई कैप वाली, इसकी वजह से फ्लक्स 0 आएगा। अगर आप देखो जो दूसरी वाली फील्ड है कौन सी है, जे कैप वाली, जे कैप वाली कौन सी होगी, जे कैप वाली अगर आप देखो तो ये वाई एक्सिस है। ये जो फील्ड होगी अगर आप देखो ये ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये वाला जो आपका फेस है ए बी सी डी है ना, इस पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0 होगा, तो फ्लक्स φ1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कट नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले फेस पे, दैट इज BCGF, दैट इज सेकंड फेस। अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी थी और वाई में भी थी, तो एक्स वाली जो होगी ये इसको कट कर देगी, लेकिन वाई वाली अगर आप देखो वाई ऐसे जा रहा है ना, ये वाला जो फेज है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी वाई में, तो इसको कट नहीं कर सकती। लेकिन आप देखो एक्स वाली फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, एक्स वाली फील्ड इसको कट कर रही है, तो जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के कारण आएगा। तो जो फ्लक्स निकालोगे आप वो कितना आएगा, ये वाला जो फेज है इसका एरिया वेक्टर अगर आप देखो एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ आएगा, तो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, ये एरिया निकालना पड़ेगा। बताओ ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये साइड कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ये वाला भी 2 ही आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक क्यूब ही है, ठीक है, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 2 इंटू 2, मतलब स्क्वायर बन रहा है तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, बोलो 4 बन जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर कितना होगा अगर आप देखो तो एरिया वेक्टर इधर है, तो इसका एरिया हो गया 4, और डायरेक्शन अगर आप देखो तो कितना है आई कैप, ये एरिया वेक्टर हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला याद करिए ई डॉट ए करके होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो कौन सी लोगे एक्स वाली, तो एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 4x। ये वाला जो फेज होगा अगर आप देखो ये वाला जो फेज है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो एक्स को यहां डालोगे तो कितना आएगा, फील्ड 12 आ जाएगी। तो फील्ड कितनी थी 12, डायरेक्शन क्या था आई कैप, ठीक है। तो जब आप डॉट लोगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 12 इंटू 4, मतलब कितना आ जाएगा 48, तो फ्लक्स आपका आ जाएगा 48 वोल्ट मीटर। निकालना क्या था, निकालना था φ1 माइनस φ2, तो φ1 माइनस φ2 जब आप निकालोगे φ1 माइनस φ2 करेंगे तो 0 माइनस 48, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस 48 वोल्ट मीटर। तो मतलब ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फ्लक्स का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी वेरीज एज, ये स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको, डेंसिटी दे रखी है A/R, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये भी बता रखा है कि बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो चार्ज डेंसिटी है वो ऐसे वेरी कर रही है, कितनी A/R करके, ऐसे, है ना, क्योंकि कह रहा है भाई A से बड़ा होना चाहिए R और B से छोटा होना चाहिए, मतलब इसके बीच में आप बोल सकते हो जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है, दैट इज A/R, ऐसा कुछ दे रखा है। A कांस्टेंट है, कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एक पॉइंट चार्ज यहां पे हमने, है ना, रख दिया, R इक्वल टू 0, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन A इज लेस देन R इज लेस देन B, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे इस रीजन में, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि R पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे कि आपने फॉर्मूले देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेयर की वजह से, आपने देखा होगा KQ/R² करके आता है बाहर, तो अगर आप देखोगे R पे डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब R पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए जिसमें छोटा r आ रहा है ना, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। बाकी अपन सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन यूज करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पे दोबारा से बना लें,
ठीक है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये दूरी कितनी हो गई r, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। ये बेसिकली क्या हो गया, एक गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ यूज करते हैं, दैट इज E डॉट dA इज इक्वल टू कितना होगा, Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसी आएगी, मतलब रेडियली बाहर की तरफ आएगी ऐसी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसी आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूँ E, इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इस टाइप से आएगा, यहाँ निकालोगे एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा, यहाँ निकालोगे एरिया वेक्टर तो ये ऐसे आएगा, यहाँ निकालोगे तो ऐसे आएगा, तो हर पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा, 0। तो E डॉट डी ए को जब आप खोल के लिखोगे तो कितना आएगा, E डी ए कॉस 0, तो कितना आएगा, E बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेसिकली आपको Q इंक्लोज निकालना है, ठीक है। अब Q इंक्लोज निकालना पड़ेगा। Q इंक्लोज निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं अपन, यहाँ अगर मैं देखूं तो हमें बेसिकली एक शेल लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक एलिमेंट लिया, यहाँ हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, इस टाइप से एक एलिमेंट लिया, ठीक है। ये एलिमेंट लिया मैंने, ये एलिमेंट लिया मैंने। तो ये अगर आप एलिमेंट लोगे तो ये r दूरी पे जाके ये थिकनेस कितनी हो गई, dr हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इसकी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है। और इसमें चार्ज कितना होगा, dq होगा। तो आप इसके अंदर का चार्ज निकाल सकते हो, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर आप देखोगे यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा पूरा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो आप जब सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो आप जब एलिमेंट पे चार्ज देखेंगे तो डी क्यू किसके बराबर होगा, रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर डी, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी थी बताओ, a बाय r इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी, ऐसा था, ठीक है। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई a इंटू आ जाएगा r इंटू डी, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर q, बेसिकली ये जो q है ये q इंक्लोज्ड है। और जब आप यहाँ लिमिट्स लगाओगे तो अगर आप देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था वो कह रहा था a से लेकर b तक था, ठीक है। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है, ये दूरी a थी, तो a लगाओगे, a से लेकर कहाँ तक, r तक, ठीक है। तो जब आप q की वैल्यू निकालोगे, q इंक्लोज्ड, तो q इंक्लोज्ड कितना आ जाएगा, 4 पाई a, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो r का आएगा r स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ जब आप लिमिट्स लगाओगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 2 पाई a r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो ये Q इंक्लोज्ड आ गया। ये Q इंक्लोज्ड कहाँ से कहाँ तक का आ गया, ये यहाँ तक का आ गया, है ना। पूरा इस रीजन में जो चार्ज होगा ना वो आ गया, है ना, ये वाला, ठीक है। जो आपको चार्ज यहाँ पे चाहिए था ना, इसके अंदर का चार्ज चाहिए था आपको Q इंक्लोज्ड, वो आ गया है, वो यहाँ से आ गया है। अब अपन ने गॉस लॉ लगा रखा था, ठीक है। तो गॉस लॉ कितना था, गॉस लॉ से आया था E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंक्लोज्ड। Q इंक्लोज्ड ये था, तो आप इसको लिखोगे 2 पाई a इंटू r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, Q इंक्लोज्ड अपॉन नीचे कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। बताओ पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आई है। ये किसके कारण आई है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। आपसे एक और बोल रखा था कि यहां पे एक और चार्ज रखा है प्लस क्यू। यहां पे जब आप फील्ड निकालोगे तो एक तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण आपने फील्ड निकाली, ये आएगी, और ये जो चार्ज है इसके कारण भी आएगी। तो क्या आप नेट फील्ड निकाल सकते हो, नेट फील्ड कितनी होगी, नेट फील्ड होगी, एक तो भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आई है, तो वो कितनी आई थी, ये वाली आई है 1 माइनस a का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, ये आई है। और एक पॉइंट चार्ज के कारण आएगी। पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला क्या होता है बताओ, k क्यू बाय r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसे लिखोगे 1 बाय r स्क्वायर, मैंने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट, ठीक है, k क्यू माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ। अगर आप देखोगे 1 बाय r स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, ये के क्यू हो गया, के क्यू माइनस a स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस रीजन में ये बेसिकली कांस्टेंट थी, कांस्टेंट थी, तो ये r पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, r पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जो कोफिशिएंट आ रहा है, ये वाला, ये जो कोफिशिएंट आ रहा है r स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए,
अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हुई तभी ये फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कितनी कांस्टेंट हो जाएगी, a/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जीरो कर दो, तो इसको जीरो कर दोगे तो कितना आएगा, KQ माइनस a² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको आंसर किसके टर्म्स में चाहिए था, इसके टर्म्स में चाहिए था। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे k को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इज इक्वल टू a² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ एप्सिलॉन नॉट कट गया और ये कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो था a का था, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक a भी आएगा। अगर आप देखोगे r² आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे एक a छूट गया है अपन से, है ना, तो यहाँ से यहाँ पे एक a छूट गया है, तो यहाँ पे a भी आएगा, तो यहाँ पे a आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे a छूट गया है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। तो a की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ये, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप देखो a की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन, यहाँ बन रहा था कितना 2 पाई, यहाँ बन रहा था 2 पाई इंटू a² वहाँ से आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू बन जाएगी q अपॉन 2 पाई a², ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 2 पाई बन रहा था और a² यहाँ से आएगा, और एक a अपना छूट गया था, जो हमने मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी थी, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, q/2 पाई a², ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, q/2 पाई a²। ठीक है बच्चों, गॉस लॉ आपका अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है 10 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव चार्जेस। कह रहा है 10 चार्जेस प्लेस कर रखे हैं एक सर्कल पे। तो एक सर्कल जो होता है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 360, और 10 में इक्वल डिवाइड करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 36 डिग्री। मतलब एंगल बन रहा होगा 36 डिग्री का, मतलब तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसा कुछ बन गया, और ये सेंटर मान लो। तो कह रहा है कि भाई जो ऑड वाले जो नंबर्स थे वहां पे चार्ज रखा था +q, और इवन वाले नंबर्स पे -q। तो यहाँ +q था, ये +q था, है ना, ये +q था। ठीक है, ये +q था, ये +q था, और इवन वाले पे क्या था, -q। तो -q था, -q था, -q था, -q था, -q था, ऐसे। तो कह रहा है पोटेंशियल बताना है सेंटर पे। तो पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान है, चाहे आप पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। अगर आप दूरी देखोगे तो दूरी तो सबसे ही r है, तो पोटेंशियल जब लिखोगे तो KQ/r माइनस KQ/r, KQ/r माइनस KQ/r, तो जो आप पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल तो जीरो आ जाएगी। पोटेंशियल क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि +q/r माइनस q/r, +q/r माइनस q/r, पोटेंशियल तो जीरो आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले आप क्या करो, पॉजिटिव चार्जेस को देखो। ये पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो ऐसे रखे थे, देखो एक यहाँ था, ठीक है, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और 2 यहाँ थे, तो इस टाइप से रखे थे। ठीक है, और इस टाइप से। ठीक है, अगर आप देखो तो ऐसा कुछ था, तो मैं बोल सकता हूँ यार ये वाला जो एंगल है 72 डिग्री हो जाएगा, 72। ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसे रखे थे, है ना, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था। तो ये आप बोल सकते हो एक पेंटागन के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। पेंटागन 72 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, इस टाइप से पेंटागन बन जाएगा ये ऐसे। ठीक है, ये आ रहा है समझ में, ये ऐसे पेंटागन। और मुझे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि आप सबकी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पेंटागन के कॉर्नर्स पे ये है ना, एंगल सबके बीच में 72 है, तो ड्यू टू सिमेट्री जब आप सारे वेक्टर्स को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप देखो तो -q चार्जेस थे, ये भी पेंटागन के कॉर्नर्स पे रखे हैं, तो जब आप इनकी वजह से निकालोगे तो इनकी वजह से भी क्या आ जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी और पोटेंशियल भी 0 होगा। तो ये मेरा आंसर करेक्ट होगा, V भी 0 होगा और E भी 0 होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 3 concentric metal shells A, B and C of respective radii A, B and C have surface charge densities plus sigma, minus sigma and plus sigma। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो। देखो ये कुछ शेल्स हैं, ठीक है, बताओ यहाँ कितना था प्लस सिग्मा, यहाँ कितना था माइनस सिग्मा, और यहाँ कितना था प्लस सिग्मा। बताओ ये कितना था, A था, ये B था, और ये कितना था, C था। सबका रेडियस अलग अलग दे रखा है। ठीक है,
द पोटेंशियल ऑफ दिस शेल बी, मतलब ये वाला आपका क्या था, शेल ए था, ये वाला शेल बी था, ये वाला शेल सी था, तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालनी है। ठीक है, तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हो? यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πa²। यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू 4πb²। यहाँ चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू 4πc²। आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आप निकालोगे तो पोटेंशियल एक इसके कारण होगी, एक इसके कारण, एक इसके कारण, तीनों के कारण होगी। तो पोटेंशियल जब आप निकालोगे बी पे, ये वाला जो शेल है इसकी वजह से जब आप यहाँ पोटेंशियल निकालोगे तो आप देखोगे पॉइंट बाहर है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, KQ/R। R कौन सा, छोटा r, तो K सिग्मा 4πa² अपॉन नीचे कितना आएगा, B आएगा। अगर आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे यहाँ पे तो आप लिखोगे K इंटू माइनस सिग्मा इंटू 4πb² अपॉन नीचे कितना लिखोगे, B लिखोगे आप। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल निकालनी है यहाँ पे C के कारण निकालनी है तो आप बोलोगे इसके लिए, अगर आप देखो पॉइंट अंदर है तो जो इसकी सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, तो सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन नीचे कितना आ गया, C। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, K सिग्मा इंटू 4π, ये कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ कितना आ गया, a²/b माइनस b²/b प्लस c²/c, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस में अगर आप देखो K को लिख सकते हो आप 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा/ε0, 1/4πε0 लिखोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा, a²/b माइनस b प्लस c, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो किस टाइप से दे रखा है इन्होंने, अगर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम ले लोगे आप तो इस टाइप से आएगा, पोटेंशियल एट बी कितना आ जाएगा, सिग्मा/ε0, ये आ जाएगा a² माइनस b² अपॉन नीचे कितना आएगा, b प्लस c, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ जाएगी। तो अगर आप मैं देखूं तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a² माइनस b², ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। अ कंडक्टिंग लिक्विड बबल ऑफ रेडियस a एंड थिकनेस t, बबल है तो बबल में दो सरफेस होती है, अपने को पता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ये अगर आप देखो तो इस टाइप से कुछ होगा। इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, t दे रखी है। आप इसका रेडियस जो है कितना मान लीजिए, a मान लीजिए, तो बेसिकली इसका इनर रेडियस a हो गया और इसकी जो थिकनेस है वो t हो गई। तो यहाँ पे एक लिक्विड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, तो इस छोटे से रीजन t में यहाँ पे लिक्विड होगा। अब इसने बोला इस चार्ज टू पोटेंशियल v, मतलब यहाँ पे चार्ज मान लो कि इसकी सरफेस पे चार्ज कितना है, q है। ठीक है, तो जब पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, KQ/R लिखेंगे, है ना। तो इसका जो रेडियस है वो क्या मानेंगे, a प्लस टी करके, और t तो नेग्लिजिबल है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली a आ जाएगा, तो KQ/A ही लिख लेते हैं। तो इसकी पोटेंशियल ये हो गई, इस पोटेंशियल को इसने v बोल दिया। अब ये जो है ये कन्वर्ट हो गया एक लिक्विड ड्रॉप में, मतलब इसका अंदर का जो लिक्विड है ये इसने स्पेरिकल शेप ले लिया। ठीक है, इसका रेडियस कितना था, r था। ठीक है, इसका रेडियस r हो गया, तो चार्ज जो है वो तो सेम ही रहेगा, तो चार्ज हमने q मान लिया, तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगी वो आप लिखोगे KQ/R हो जाएगी। इसकी रेडियस r है, लेकिन इसका r आपको निकालना पड़ेगा। r कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। वॉल्यूम कंजर्वेशन मतलब v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल। अगर आप देखो तो अंदर अगर आप देखो कितनी वॉल्यूम थी यहाँ पे, तो आप लिखोगे आउटर रेडियस कितना था, इनर रेडियस तो a था, तो आउटर कितना होगा, a प्लस टी, तो आप लिखोगे a प्लस टी का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई a क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी आएगी, यहाँ पे वॉल्यूम आएगी 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a इंटू t² माइनस a का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब। a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप इसमें t कॉमन निकाल सकते हैं। t कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, t² प्लस 3a² प्लस 3at, ऐसा कुछ आ गया, इज इक्वल टू r का क्यूब। ठीक है, अब आप इसमें हाईएस्ट पावर देख लीजिए, a की हाईएस्ट पावर कितनी है, a², उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना बन गया, a² इंटू टी। हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, t² प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो गया, r क्यूब। अब t जो था वो a से बहुत छोटा था, इसका मतलब ये जो टर्म है निगलेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3। तो r क्यूब बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, r क्यूब बन जाएगा 3a² t के बराबर। तो r की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, 3a² t की पावर 1/3, ऐसा बन जाएगा।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो पोटेंशियल निकालनी है, तो पहले पोटेंशियल कितनी थी, के क्यू, पहले कितना था, के क्यू बाय ए था। बाद में नई वाली जो पोटेंशियल है वो कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन नीचे कितना रेडियस आएगा, रेडियस आ जाएगा 3a² t, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी बताओ, 1/3। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो v डैश बाई वी कितना आ जाएगा, v डैश की वैल्यू ये थी 3a² t, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा a। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v डैश की वैल्यू बन जाएगी v, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर यहाँ देखो तो यहाँ कितना था, यहाँ a था, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना बन रहा था, पावर 2/3 बन रही थी, तो पावर 1/3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, पावर 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बन रहा था, यहाँ बन जाएगा 3 की पावर 1/3 और t की पावर 1/3, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आपके जो पोटेंशियल आ जाएगी, पोटेंशियल ऐसा कुछ आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू v, यहाँ कितना आ जाएगा a अपॉन 3t, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, कुछ चार्जेस ने दे रखे हैं q/3 q/3 एंड -2 q/3 प्लेस्ड एट पॉइंट a b and c। यहाँ पे कुछ चार्जेस दे रखे हैं, ये चार्ज कितना है भाई, ये चार्ज प्लस q/3 है ना, और b पे भी कितना रखा है, प्लस q/3 रखा है, और c पे कितना रखा है, -2 q/3। यहाँ पे कुछ चार्जेस ने दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। टेक O टू बी द सेंटर, ये सेंटर हो गया है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये r हो गई, ये r हो गई, ठीक है, और ये सेंटर हो गया, ये एंगल आपका 90 बन जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये सेमी सर्कल बन गया, तो सेमी सर्कल में एंगल 90 होता है, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 30। तो आप सारी साइड्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2r हो गया, ये 2r cos 60 हो जाएगा, ये वाली साइड 2r cos 60 हो जाएगी, और ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी 2r sin 60। ये सब हमने पहले निकाल के रख लिया, ठीक है। O को सेंटर ले लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कहाँ पे, पॉइंट O, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है। तो कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस है, तो इसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऐसी होगी, और इसकी वजह से निकालोगे तो ऐसी होगी, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, नेगेटिव की वजह से बचेगी, तो नेगेटिव की वजह से ऐसी आएगी। तो कितनी आएगी अगर आप निकालो, ठीक है, तो अब आप निकालोगे तो कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी k, चार्ज कितना था 2q/3 अपॉन डिस्टेंस, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे तो r था, तो kq/r², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, अगर आप देखो नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो नीचे आएगा 4 और ये 2 कट जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा 6 पाई r² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने 8 बोल रखा है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालोगे तो 3 पेयर्स बनेंगे, एक ये वाला पेयर बनेगा, एक ये वाला पेयर बनेगा, और एक ये वाला पेयर बनेगा, ठीक है। तो 3 पेयर्स बनेंगे, तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बन गई, अगर आप इन दोनों का लिखोगे तो कितना आएगा, k -2 q/3 इंटू q/3, और सेपरेशन कितना था, सेपरेशन था 2r sin 60, 2r sin 60 इस टाइप से आ जाएगा, प्लस अगर आप इन दोनों का देखोगे तो कितना आएगा, k -2 q/3, और यहाँ कितना आएगा q/3, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना था 2r cos 60, प्लस तीसरा वाला जो टर्म है, तीसरा वाला टर्म आप देखोगे q/3 था, तो कितना बन जाएगा k q/3, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था 2r था, ठीक है। तो अगर आप देखो तो किसी भी तरीके से आप करके देख लो, ये 0 नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली √3 आ रहा है ना, ये इसको अगर कैंसिल कर भी दे, है ना, तो यहाँ पे √3 आ रहा है, तो यहाँ भी कहीं रूट बनना चाहिए इसको कैंसिल करने के लिए, तो ये 0 तो नहीं आएगा, तो u जो है वो नॉन जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन C एंड B, C एंड B के बीच में फोर्स निकालनी है, तो C और B के बीच में फोर्स निकालोगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, कूलम्स लॉ लगाएंगे, तो फोर्स कितनी होगी, k q1 q2 2q/3 और q/3 कितना हो जाएगा 2q/9, है ना, q1 q2 तो कितना आ जाएगा 2q² अपॉन नीचे आएगा 9, k q² अपॉन नीचे r², r की वैल्यू कितनी थी 2r sin 60, मतलब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी √3r
ठीक है, तो √3r और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 2q² अपॉन नीचे 9, यहाँ बन जाएगा 3r², ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2 हो गया, 9 3 27, मतलब नीचे आएगा 54 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ये बन जाएगा q², ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये तो आपका सही है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ, पोटेंशियल जब आप पॉइंट ओ पे निकालोगे तो इसकी वजह से आएगी KQ/R और इसकी वजह से -K2Q/R। तो आप देखोगे टोटल चार्जेस का सम 0 है तो पोटेंशियल जो होगी वो 0 आएगी, लेकिन तो नॉन जीरो कह रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज थर्ड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 वेक्टर एंड P2 आर एट डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दो डाइपोल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है x। तो ऐसे बनाओ, एक डाइपोल ऐसे बनाओ, ये डाइपोल कितना हो गया P1 और एक दूसरा डाइपोल है इस टाइप से, यहाँ हो गया -q और ये क्या हो गया +q, ये -q और ये +q है ना। ये बेसिकली डाइपोल मोमेंट कितनी दे रखी है आपको P2, इनके बीच का सेपरेशन कितना ले लो, a ले लो। ठीक है, ये दो डाइपोल दे रखे हैं, P1 और P2 पैरेलल है, तो इनके बीच का फोर्स निकालना है मुझे, इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसके क्या दे रखा है x दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया x हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया x हो गया। तो डिस्टेंस जो होता है वो डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, है ना, यहाँ हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया। तो आपको फोर्स निकालनी है, तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ निकाल सकते हो। इसकी वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल पोजीशन है तो 2kp/r³ होगा। तो अगर आप देखोगे इस पे फोर्स ऐसे लगेगी, है ना, फोर्स किस पे, नेगेटिव पे, और इस पे फोर्स जो लगेगी ऐसे लगेगी, ये हो जाएगी फोर्स किस पे, पॉजिटिव पे। तो जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स कितनी होगी, F नेगेटिव प्लस F पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। तो जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स कितनी होगी, ये हो जाएगी Q इंटू कितना हो जाएगा 2kp1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस a/2 का क्यूब, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। ठीक है, जब फोर्स निकालोगे तो ये फोर्स आएगी इधर, ठीक है, तो ये फोर्स पीछे की तरफ आ रही है तो माइनस कर दो और इसमें ऐड करना है ये वाली फोर्स। ठीक है, तो जब आप इधर फोर्स निकालोगे यहाँ फोर्स आएगा। ठीक है, तो जब आप ये वाली फोर्स निकालोगे तो चार्ज क्यू है ना, यहाँ कितना बन जाएगा 2kp1 अपॉन कितना बन जाएगा x प्लस a/2 का क्यूब, ऐसा बन जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 2kp/r³, r³ कितना था, ये डिस्टेंस x था, तो ये कितना होगा a/2, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस a/2 यहाँ से यहाँ तक का, और x प्लस a/2 वहाँ से वहाँ तक का। ठीक है, तो जब आप फोर्स निकालोगे तो कितनी आएगी 2kp1 इंटू क्यू अपॉन ऐसा कुछ आ जाएगा x प्लस a/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3 माइनस x माइनस a/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, तो जब आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2kp1q। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे x था, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x का क्यूब, यहाँ x का क्यूब बाहर आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस a/2x, यहाँ 1 प्लस a/2x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3 माइनस 1 माइनस a/2x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2kp1q अपॉन नीचे कितना आ गया x³, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3a/2x, यहाँ बन जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3a अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2x, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप देखो 2kp1q अपॉन नीचे आ जाएगा x³, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 3a अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -6kp1qa अपॉन नीचे आएगा x की पावर 4, ऐसा बन जाएगा। मतलब q इंटू a को क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ज कितना था, q था और सेपरेशन a था, तो डाइपोल मोमेंट P2 किसके बराबर होगी, q इंटू a के बराबर। ठीक है, तो ये जो है ये डाइपोल मोमेंट P2 हो जाएगी, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा -6kp1p2 अपॉन नीचे कितना आएगा x की पावर 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे
के P1 P2, के को इन्होंने खोल के लिख दिया है 1/4πε0, तो मेरा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डाइपोल था, इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी दे रखी है, डाइपोल मोमेंट दे रखी है कितनी, पी कैप, ऐसी दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ऐसी दे रखी है, तो आपको फोर्स बताना है डाइपोल पे। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म है, तो फोर्स जब आप निकालोगे तो फोर्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, -P.dE/dr होता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, del E/del x I कैप प्लस del E/del y j कैप प्लस del E/del z k कैप, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप देखो तो डाइपोल मोमेंट किस में थी, आई में थी, तो जब आप फोर्स निकालोगे तो डाइपोल मोमेंट किस में थी, आई कैप में थी, तो कितना हो जाएगा पी आई कैप डॉट, यहाँ कितना आ जाएगा del E/del x आई कैप प्लस del E/del y j कैप प्लस del E/del z k कैप, ऐसा कुछ था। तो अगर आप डॉट लोगे तो डॉट किसके साथ लेंगे, आई का आई के साथ, तो जब आप डॉट लोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू बन जाएगी -P इंटू del E/del x, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसने दे रखी है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 4xy² आई कैप, ऐसा कुछ हो गया, प्लस 4 प्लस x² y इंटू कितना हो गया j कैप, ऐसा कुछ हो गया। इसको मैंने लिख लिया 4xy² आई कैप प्लस 4 प्लस x² y j कैप। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, del E/del x कितना आ जाएगा 4y², इसको मैंने बाहर निकाला, कांस्टेंट था, x का कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा आई कैप, 4 का हो गया 0, है ना, y को मैंने बाहर निकाला कांस्टेंट, और x² का कितना हो गया 2x हो गया, तो ये बन जाएगा j कैप, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप देखो तो P del E/del x, तो -P, ठीक है, -P इंटू del E/del x, del E/del x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4y² आई कैप प्लस 2xy j कैप, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। अब आप इसमें पॉइंट डाल दो, पॉइंट कहाँ पे निकालना है, एट द पॉइंट x, y, तो x, y पे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू बन जाएगी -4p y² आई कैप माइनस 2p xy इंटू j कैप, ये आंसर आ जाएगा मेरा, -4p y² आई कैप माइनस 2p xy j कैप, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को, है ना, ये फॉर्मूला जो होता है ये तब लगाते हैं जब कोई डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो आप लिखोगे P.D/dr लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो तो ऐसे करके करना पड़ेगा। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर्स S1 S2 ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना था 2r/3 और इसका रेडियस कितना था r/3, इन पे चार्जेस कितने 12 माइक्रोकूलम और कितने -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, एक गोला ऐसा था और एक गोला ऐसा था, ठीक है। इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस हो जाएगा 2r/3 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/3। इस पे चार्ज कितना था 12 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज कितना था -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। बहुत दूर थे और दे आर नाउ कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, तो इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जब आप इसको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, चार्ज का फ्लो होगा, है ना। तो चार्ज यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ चार्ज कितना हो गया Q1 और यहाँ चार्ज कितना हो गया Q2। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि Q1 प्लस Q2 जो होगा, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, हो सकता है चार्ज इधर जाए या उधर जाए, लेकिन टोटल चार्ज तो 9 ही था, तो चार्ज जो होगा वो टोटल वो तो 9 ही होगा। फिर आप बोलोगे चार्ज कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप इसकी पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल कितनी होगी KQ1, इसका रेडियस कितना था 2r/3। अगर आप यहाँ पोटेंशियल लिखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा KQ2, इसका रेडियस कितना था बताओ r/3, r/3 कैंसिल हो गया, K और K क्या हो गया कैंसिल, तो Q1/Q2, Q1/Q2 किसके बराबर हो गया 2, Q1/Q2 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, तो रेशियो 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, Q1 की वैल्यू हो गई 2Q2 के बराबर,
ठीक है, तो आप लिखोगे Q1 प्लस Q2 किसके बराबर था, 9 था। तो Q1 की वैल्यू हो गई 2Q2, तो ये कितना बन गया 3Q2 इज इक्वल टू 9। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, Q2 की वैल्यू हो गई 3 माइक्रो कूलम। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये मेरा हो गया Q1 Q2 आ गया। पहली इक्वेशन लगाई चार्ज कंजर्वेशन, दूसरी लगाई पोटेंशियल सेम होगी, तो ऐसा आ गया। ठीक है, तो चार्जेस जब निकालोगे तो कितना चार्ज आ रहा था, Q1 पे आ रहा था 6 और Q2 पे कितना आ रहा था, सेकंड वाले पे 3 आ रहा था। तो सेकंड वाले पे 3 आएगा और पहले वाले पे 6 आएगा, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली आपका क्या है, कैपेसिटर का है। ठीक है, तो क्योंकि हमने सीरीज में कैपेसिटेंस के भी क्वेश्चंस करने हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे मेटल प्लेट्स थे, है ना, और मेटल प्लेट्स थे तो हमने इस वाली प्लेट को चार्ज कितना दिया बताओ, Q1 दिया। इस वाली प्लेट को चार्ज Q1 दिया, और इस वाली प्लेट को कितना चार्ज दिया, इस वाली प्लेट को चार्ज दिया Q2। ठीक है, और Q1 Q2 बराबर नहीं थे, क्योंकि दे रखा है Q1 Q2 से बड़ा है, तो ये चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसलिए चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 ये बाहर होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 ये बाहर होगा। टोटल का आधा बाहर बाहर होता है ना। और इस पे चार्ज कितना दिया गया था, इस पे चार्ज दिया गया था Q1, बाहर कितना हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो जब आप निकालोगे ये प्लस ये किसके बराबर होना चाहिए, Q1, तो ये वाला जो चार्ज आएगा कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2 ऐसा आ जाएगा। और ये चार्ज इतना आ रहा है तो सामने वाला जो आएगा वो इसका उल्टा आएगा, तो कितना आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, आप देखोगे जो कैपेसिटर बनता है वो बेसिकली अंदर वाले चार्ज के कारण बनता है। तो अंदर वाला चार्ज कितना था, Q1 माइनस Q2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वो क्या होती है, Q बाय C करके होती है। तो चार्ज अंदर का लोगे तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 और C से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 और C यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर चार्ज आप अनइक्वल दोगे तो बाहर जो होगा वो टोटल का आधा आएगा और यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, लेकिन कैपेसिटर जो बनेगा वो अंदर के कारण बनेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो यहाँ पे इसने बोल रखा है 7 कैपेसिटर्स हैं, 7 कैपेसिटर दे रखे हैं, सबकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरेड दे रखी है। ऐसा अरेंजमेंट बताओ जिसमें कैपेसिटेंस 10/11 आ जाए, ऐसा बताओ जिसमें 10/11 हो जाए। तो देखो इसको करते हैं पहले, 2 2 2 2 2, ये 2 2 2 कितने 5 है, किसमें है, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होंगे तो इस पूरे का निकालोगे तो यार इस पूरे का 10 आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। और 2 है तो इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 है और ये 1 है, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे करते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना आ गया 10/11 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब मेरा यही आंसर करेक्ट हो गया, तो 10/11 सही है। बाकी ऑप्शन आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। ये वाला कितना हो गया था, 8 हो गया था, ये वाला कितना हो गया था, ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2/3। तो आप इसको करके देखेंगे तो 10/11 नहीं आएगा। सिमिलरली इसको आप करके देखेंगे तो कितना आएगा 1/2, इसको करके देखेंगे तो कितना आएगा 4, इसको आप करके देखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 थे तो ये कितना हो गया 6, और इसको करके देखेंगे ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो बेसिकली यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आंसर मेरा करेक्ट होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट इज 10 माइक्रोफैरेड। ये जो लेफ्ट प्लेट है, चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैरेड इज माइनस 30 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर दे रखा है, इसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट है इस पे चार्ज कितना दे रखा है, -30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, +30 होगा। ये आ रहा है समझ में, यह +30 हो जाएगा। ठीक है, द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज, मतलब ये कह रहा है इसकी राइट प्लेट पे चार्ज बताओ। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो ये दोनों किसमें, पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो बेसिकली ये कितने हो गए, 10 हो गए। ये आ रहा है समझ में, ये 10 हो गया। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये 10 था, ये 10 था, इन दोनों का इक्विवेलेंट किया तो ये भी कितना आ गया, ये भी 10 आ गया, और ये कितना था, ये 2 था। तो बेसिकली ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में होंगे तो चार्ज क्या होगा, बराबर। यहाँ -30 था तो यहाँ +30 था, तो यहाँ -30 था तो यहाँ +30 था, तो यहाँ -30 था तो यहाँ +30 था। लेकिन ये जो 10 है, हमें इसके बारे में बात करनी है। ये किससे मिलके बना होगा, ये इन दोनों से मिलके बना होगा, ये इन दोनों से मिलके बना होगा।
तो आप देखोगे जो चार्ज आ रहा है इस पे 30 आ रहा है और ये दोनों पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो क्या आप V निकाल सकते हो? V पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगी? Q बाय C। चार्ज कितना था बताओ? 30 था और C कितना था? ये 10 था। आ रहा है समझ में? चार्ज 30 माइक्रोकूलम था और C 10 था, तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 3 वोल्ट आ गई। मतलब आप ये बोलोगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी रहेगी? 3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितनी रहेगी? 3 वोल्ट। यहां पॉजिटिव चार्ज था तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, तो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। आपको क्या बताना था? चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो C कितना है? 6 है। वोल्टेज कितनी है? 3 है। तो जब आप चार्ज निकालोगे CV करके तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा और राइट प्लेट पे पूछा है तो प्लस होगा, तो प्लस 18 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इन दोनों को पहले पैरेलल कर लिया और चार्ज सेम कर दिया। इन दोनों को पैरेलल करके सीरीज में बन गए तो चार्ज सेम हो गया। चार्ज सेम होने के बाद V निकाल लिया और V इन दोनों पे कॉमन होगा, तो हमने यहां से इसका चार्ज निकाल लिया। यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहां पॉजिटिव था, है ना, और यहां पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 18 माइक्रोकूलम। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 ऑन द 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। मतलब ये जो 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है इस पे चार्ज कितना था? Q2 था। चेंजेस एज C इज वेरिड फ्रॉम 1 माइक्रोफैरेड टू 3 माइक्रोफैरेड। ये जो C था, है ना, इसको अपन वेरी कर रहे हैं कहां से? 1 माइक्रोफैरेड टू 3 माइक्रोफैरेड। मतलब ये जो था ये वेरिएबल है, तो चार्ज आपको बताना है Q2 पे एज अ फंक्शन ऑफ C। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो ये C था, अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों को देखोगे तो ऐसा बन जाएगा। देखो ये C था, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 3 माइक्रोफैरेड हो गया, ये C हो गया, और ये बैटरी है ना। बैटरी का EMF कितना दे रखा है आपको? E दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, तो क्या आप वोल्टेज निकाल सकते हो? यहां वोल्टेज होगी V1, यहां वोल्टेज होगी V2, तो V2 निकाल सकते हैं। V2 कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है जो वोल्टेज होती है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है ना। याद करो, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है, V इक्वल टू Q/C। चार्ज इन दोनों का बेसिकली चार्ज सेम रहेगा, तो वोल्टेज इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो इस पर डिपेंड करेगी, कितनी? C अपॉन 3 + C इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितनी थी? E थी। तो आपने क्या किया? यहाँ पे वोल्टेज निकाल ली, कितनी थी? V2। यहाँ आपने वोल्टेज निकाल ली, यहाँ वोल्टेज निकाल ली, और आपको यहाँ पे चार्ज पूछा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? अगर आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज Q2 किसके बराबर होगा? कैपेसिटेंस कितना था? 2 था, तो C इंटू V। तो चार्ज Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगा, अगर आप देखो तो 6CE अपॉन 3 + C, ऐसा बन जाएगा। 6CE अपॉन 3 + C, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। अब बेसिकली आपको ग्राफ बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर आप देखो तो इसको ऐसे लिख लें, Q2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 6E अपॉन 3/C + 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन गया ये। ठीक है, अगर आप देखो तो C को अगर आप बढ़ाओगे, अगर C बढ़ेगा, C इंक्रीज होगा, तो बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर है, C अगर इंक्रीज होगा तो ये डिनोमिनेटर ये घटेगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? घटेगा। डिनोमिनेटर घटेगा तो Q2 क्या होगा? इंक्रीज होगा। Q2 इंक्रीज होगा। ठीक है, तो Q2 इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो C को अगर आप बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज अगर बढ़ना चाहिए और ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आनी ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, और सिमिलरली ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास बचे कौन से? A और D ऑप्शन बचा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप देखो, अगर आप C को क्या कर दो, अगर आप C को इन्फिनिट की तरफ टेंड कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, लगभग 6C हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो ग्राफ है आपका, ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे इंक्रीज करते करते कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगा। ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, ये सर्किट इस टाइप से इन्होंने दे रखा है, सब कैपेसिटेंस मार्क्ड है, और बोला जा रहा है कि C की वैल्यू बताओ। इस तरीके से बताओ कि ये जो पूरा A और B के बीच में जो सर्किट है, इसकी इक्विवेलेंट जो आ रही है वो 0.5 है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? शुड बी इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो C की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे? देखो, जो जो सीरीज पैरेलल दिख रहा है उसको कर लो, फिर बाद में देखते हैं। ये 2 किस में है? तो सीरीज में है, और ये 2 किस में है? पैरेलल में। ठीक है, तो करते हैं अपन। बताओ ये 2 का कितना हो जाएगा? पैरेलल में है तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ये 2 किसके अंदर है? ये सीरीज है,
तो 2 और 2 का कितना हो गया, तो 1 हो गया। 1 और 1 किस में था, पैरेलल में था। तो ऐसे करेंगे, देखो ठीक है, ये 1 था और ये भी 1 था, 1 और 1 पैरेलल में, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहां पे आपका b था और यहां पे अगर आप देखो यहाँ 2 था और यहाँ 4 था, ये 4 है और यहाँ 2 है, तो अभी इसको बना लेते हैं। तो ये 2 था, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया और ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 2 और 2, ये वाला 2 और 2 किस में है, ये सीरीज में था, और ये किस में था, ये भी सीरीज में था। तो एक जगह 2 इंटू 4 अपॉन नीचे कितना बन गया, 6, तो ये कितना बन गया, 4/3, ये 4/3 बन गया और ये 1 बन गया। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, देखो ऐसे करोगे आप, ये c हो गया, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 4/3 हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका कितना हो गया, b हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4/3 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, यहाँ 4/3 हो गया और यहाँ c हो गया। ये वाला पॉइंट आपका कितना हो गया, a। तो 1 और 4/3 किस में हो गया, पैरेलल में, तो कितना हो गया, 7/3। तो आप लिखोगे 7/3, ये आ गया 7/3 और ये c था, तो 7/3 c अपॉन 7/3 प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, तो आप लिखोगे 7c अपॉन 7 प्लस 3c, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ करते हैं, 14c इज इक्वल टू 7 प्लस 3c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 7/11, c की वैल्यू कितनी हो गई, 7/11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 7/11 माइक्रोफैरेड, तो ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये जो स्विच है ये पहले आप देख सकते हो ए से कनेक्टेड है। अब इस स्विच को कह रहा है कि भाई बी पे टर्न कर दिया है, तो एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट बताना है, कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है, तो जब ये इससे कनेक्टेड है तो आप बोलोगे यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, प्लस सीई, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस सीई। ठीक है, जब ये इधर जाएगा तो सर्किट ऐसा बन जाएगा, बताओ ऐसा कुछ बन जाएगा सर्किट। ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा, ये प्लस सी था, ये माइनस सी था, और उस पर चार्ज क्या था, 0 था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे चार्ज था पॉजिटिव, यहाँ चार्ज मान लो Q1 और यहाँ चार्ज मान लो Q2, यहाँ चार्ज कितना हो गया, माइनस Q1, और यहाँ चार्ज कितना हो गया, Q2। ठीक है, माइनस Q2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो अब आप यहाँ पे इस टाइप से करोगे। अब आप बोलोगे चार्ज जो है ना, जब आप स्विच को इस साइड क्लोज करोगे तो यहाँ पे जो करंट है या चार्ज है वो फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल सेम करनी है। इसकी पोटेंशियल अगर V होगी तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, V। ठीक है, अब आप क्या करो, चार्ज कंजर्वेशन करो। देखो Q1 प्लस Q2, अगर आप देखो ये जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये मिला के कितना होना चाहिए, C के बराबर, तो ये C बन गया। ठीक है, आप देखोगे Q1 को क्या लिख सकते हो, C है ना, इसकी कैपेसिटेंस C थी, और वोल्टेज फाइनली कितनी मान सकते हो, V, प्लस इसकी अगर आप देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3C इंटू वी इज इक्वल टू C बन जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी बन जाएगी, CE अपॉन नीचे कितना बन जाएगा, 4C। C और C कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/4। तो V की वैल्यू कितनी बन जाएगी, E/4, ये V बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कि एनर्जी डिसिपेटेड बताना है। तो एनर्जी डिसिपेटेड जो है, एनर्जी डिसिपेटेड कैसे बताते हैं, मतलब बेसिकली आपको हीट बताना है। तो हीट जो होती है, हीट का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो बैटरी तो है नहीं, तो बैटरी का वर्क डन कितना होगा, 0। तो हीट जो होगी, हीट को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो यू इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल कितनी थी, इनिशियल अगर आप देखो तो सिर्फ इसमें थी, तो कितनी होगी, है ना। अगर आप देखो इसमें चार्ज कितना था, C था, तो Q² अपॉन 2C, ये हो गया। ठीक है, फाइनली अगर आप देखो फाइनली अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, V मुझे पता लग गया, E/4। तो क्या लिखोगे, हाफ CV², इसका C कितना था, C था, और इसका C कितना था, 3C था, तो हाफ C इंटू क्या लिखोगे, V/4 प्लस हाफ 3C इंटू V/4 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर आप देखो ये बन जाएगा CE² अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 2 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा,
यहाँ C E/4 होगा, है ना, V/4 नहीं, एक्चुअली E/4 होगा क्योंकि V E/4 था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा C E² अपॉन नीचे यहाँ कितना हो गया 16, है ना, 16 और ये कितना हो गया 32 प्लस यहाँ कितना बन जाएगा 3CE² अपॉन यहाँ नीचे कितना बन गया 32, इस टाइप से बन गया। तो ऊपर 4 आ जाएगा तो बन जाएगा CE²/2 माइनस 4 आ गया तो CE²/8 ऐसा बन जाएगा। तो मेरी जो हीट है, हीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हीट की वैल्यू बन जाएगी CE²/2 माइनस CE²/8। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो 8 आ गया, ये बन जाएगा 4CE² माइनस CE²। तो आंसर कितना हो जाएगा 3CE² अपॉन 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 3CE²/8। ठीक है, और टोटल चार्ज Q था, बेसिकली ये जो चार्ज था ये Q था। ठीक है, क्योंकि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया था Q था, C को इन्होंने Q बोला है तो Q को लिख लिया अपन ने C। तो E की वैल्यू कितनी बन जाएगी Q/C। तो अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा 3C/8, E की वैल्यू बन जाएगी Q/C तो Q²/C², तो बन जाएगा 3/8 इंटू Q²/C, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा, सेकंड वाला। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड फुली बाय 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया फुली बाय 200 वोल्ट सप्लाई। It is then disconnected and the supply is then connected in series to another uncharged 2.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर था, इसको चार्ज कर रखा था। ये जो कैपेसिटर था ये कितना था 5 माइक्रोफैरेड था। इसको कितने से चार्ज कर रखा था 200 वोल्ट से। तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज कितना होगा, C मुझे पता है और V मुझे पता है, तो कितना हो जाएगा 1000। तो ये कितना हो गया 1000 माइक्रोकूलम और ये -1000। ठीक है, इस टाइप से था और इसको हमने कनेक्ट किया किससे, एक अनचार्ज वाले से। अनचार्ज वाला जो था वो कितना था 2.5। ठीक है, तो इसके अक्रॉस तो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 0 है, तो आप बोलोगे चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज फ्लो होगा और यहाँ पे आप देखोगे बाद में ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि यहाँ पे जैसे हमने अभी वाला क्वेश्चन किया, आप बोलोगे यहाँ पे चार्ज आएगा Q1, यहाँ आएगा -Q1, यहाँ चार्ज कितना आएगा Q2 और यहाँ कितना आएगा -Q2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो चार्ज है इस टाइप से ऐसे फ्लो करेगा, है ना। यहाँ चार्ज Q1 Q2 है, Q1 Q2 का जो सम है, Q1 Q2 का जो सम है वो कितना होना चाहिए 1000 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, इसका सम तो यही होगा। फिर दूसरी इक्वेशन आप क्या लगाओगे कि फाइनली दोनों की जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे Q1 + Q2 कितना है 1000 माइक्रोकूलम। तो Q1 को क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। C कितना था, वो तो 5 था, तो आप ऐसे लिखोगे 5 × V प्लस दूसरे वाले को लिखोगे, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस कितना था 2.5 था, तो आप लिखोगे 2.5 × V इज इक्वल टू कितना होगा 1000 के बराबर। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 अपॉन नीचे कितना हो गया 7.5, है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.3, 5 से डिवाइड करोगे तो यह कितना आएगा 40, तो आ जाएगा 40 अपॉन नीचे कितना आ गया 0.3, मतलब वोल्टेज कितनी आ गई 400/3, ये आ गई वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज। ठीक है, इफ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज x/100, एनर्जी चेंज कह रहा है, तो एनर्जी चेंज कैसे निकालोगे, एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा U मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, अगर आप फाइनल देखो तो फाइनल ये कैपेसिटेंस कितनी थी 2.5 और एक 5 थी, तो आप लिखोगे 2.5 × V² प्लस यहाँ क्या लिखोगे 5 × V² माइनस पहले सिर्फ 5 में थी एनर्जी तो 5 था और वोल्टेज कितनी थी 200 थी, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे किससे 10⁻⁻6 से ऐसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा हाफ, यहाँ कितना बन जाएगा 7.5 × V²। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू बन जाएगी 400/3 इसका स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बन जाएगा हाफ 5 इंटू ये बन जाएगा 200 × 200 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -6, ऐसा बन गया। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 7.5 अपॉन नीचे आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 400 × 400। ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 400 × 400 नीचे आ जाएगा 9 माइनस 5 × 200
इंटू 200 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे 10 की पावर -6 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे 10 की पावर -6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7.5 इंटू कितना आ जाएगा 16, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 9, ये 4 जीरो है, ये तो हट जाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस यहाँ अगर आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10 हो गया, यहाँ 10 की पावर 4 हो गया, नीचे कितना आ गया 100, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये बेसिकली कितना हो गया 8, तो 1/100 कॉमन आ गया, 1/100 कॉमन आ गया, 7.5 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, मतलब ये 60 बन जाएगा, मतलब ये 60 बन जाएगा, ये बन जाएगा 60/9 माइनस ये बन जाएगा 10, इस टाइप से बन जाएगा 60/9 इंटू 10, ठीक है। ये बन जाएगा 3 से अगर आप इसको करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3, 3 से करोगे तो ये 20 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/100 इंटू ये 30 हो जाएगा, -10/3 आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो आंसर कितना आ जाएगा 1/30। और आप देखो यहाँ लिख देता हूँ, मेरा आंसर जो आ रहा है 1/30 आ रहा है, ठीक है, 1/30। तो 1/30 आ रहा है, ये कह रहा है आंसर किसके बराबर आना चाहिए, ये शुड बी इक्वल टू x/100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/30, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.33, तो नियरेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटेंस C और 2C है, कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V। The battery is then disconnected and the region between the plates of capacitor C is completely filled with a material of dielectric constant K. Then the potential difference across the capacitors now become, ये कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, है ना, इनकी कैपेसिटेंस कितनी थी C और 2C। तो ऐसा कुछ था, देखो ये C था और ये कितना था 2C था, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्ट कर रखे थे और इसको चार्ज किया गया था एक बैटरी से, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी V थी। तो एक C था और एक कितना था 2C, इस टाइप से कर रखा है। द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, तो अगर आप देखो इस पे चार्ज आ चुका होगा कितना +CV +2CV, ठीक है, और उधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C इज कंप्लीटली फिल्ड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, इस टाइप से, और बैटरी को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, is completely filled with a material of dielectric constant K. Then the potential difference across the capacitors now becomes, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे चार्ज कितना था +CV और यहाँ पे कितना था 2CV। बाद में मान लो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया Q1 और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया Q2, ठीक है। तो अगर आप एक साइड देखो तो एक साइड जो चार्ज था वो कितना था 3CV था कि नहीं, तो 3CV चार्ज था, तो अभी भी 3CV रहना चाहिए। तो यहाँ Q1 Q2 मिला के कितना होना चाहिए 3CV, तो Q1 Q2 मिला के इतना होना चाहिए, तो 3CV शुड बी इक्वल टू, इस पे अगर आप देखोगे तो इसका चार्ज क्या लिख सकते हो, KC इसकी कैपेसिटेंस हो गई, वोल्टेज V हो गई। अगर आप इसको देखो तो 2C इसकी कैपेसिटेंस हो गई, तो वोल्टेज कितनी हो गई V, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 3CV इज इक्वल टू KC इंटू V डैश प्लस 2C इंटू V डैश, ठीक है। C कैंसिल हो गया, V डैश की वैल्यू बन जाएगी 3V अपॉन 2 + K, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनकी जो प्लेट्स हैं इनके बीच का सेपरेशन आपको कितना दे रखा है, D दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है कि डाइलेक्ट्रिक इस टाइप से फिल कर रखा है ना। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके आपने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, dx लेंथ का। तो यहाँ पे आपने एक एलिमेंट लिया dx लेंथ का, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, k होगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है।
ये सारे के सारे जो होंगे कैपेसिटर्स, आप बोल सकते हो ये सारे के सारे सीरीज में होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 सारे मिलते मिलते किसके बराबर हो जाएंगे, V के बराबर। तो ये सारे के सारे सीरीज में होंगे। तो आप क्या करो, एक एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिख लो। एक एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिख लें तो DC की वैल्यू कितनी होती, क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एरिया अपॉन सेपरेशन। अगर आप देखो सेपरेशन कितना था, ये कैपेसिटर है, सेपरेशन कितना था बताओ, dx, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, k था। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज में क्या करते हैं, उल्टा करके ऐड करते हैं, तो यहां बन जाएगा dx अपॉन नीचे क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट a, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू आपको दे रखी है k इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पे k लिख लो, है ना, इस टाइप से कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको दे रखी है k इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स, वेर x इज मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स, और अल्फा डी की वैल्यू क्या दे रखी है, लेस देन 1। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये सारे के सारे जो कैपेसिटर्स होंगे ये किसके अंदर होंगे, ये सीरीज के अंदर होंगे, ये सीरीज के अंदर होंगे। तो आपको क्या करना है, DC आपने ये लिख लिया है, आपने इसको उल्टा कर दिया, और बेसिकली अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ आप लिखोगे dx, बताओ k की जगह क्या आ जाएगा, k आपको दे रखा है इस टाइप से, k इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट a, ऐसा बन जाएगा। और जब आप लिमिट्स लगाओगे तो लिमिट्स कहाँ से लगाओगे, 0 से लेकर d तक, ऐसा कुछ लगाओगे, तो ये बन जाएगा सी नेट इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a और k ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। तो अल्फा से डिवाइड हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सी नेट की वैल्यू कितनी आएगी, सी नेट की वैल्यू बन जाएगी k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा अपॉन, आप बोलोगे यहाँ आ जाएगा ln 1 प्लस अल्फा एक्स, है ना। और यहाँ जब आप लिमिट्स लगाओगे तो लिमिट्स कितनी लगाओगे, देखो लिमिट्स आप लगाओगे तो लिमिट्स 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर d तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डी आ जाएगा, लिमिट्स लगाओगे 0 से लेकर d तक, तो सी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा इंटू ln 1 प्लस अल्फा डी, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर आप कंपेयर करो तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आप लॉग की सीरीज जानते हो, लॉग की सीरीज क्या होती है, ln 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, प्लस से आगे चलते रहेगा। तो मैंने 2 टर्म्स लिखे और आगे वाले टर्म्स को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा सी नेट इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा, अल्फा डी, ठीक है। यहाँ कितना बन जाएगा, अल्फा डी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा डी बाय 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, और -1 नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा डी बाय 2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा डी बाय 2, मतलब मेरा आंसर जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें लॉग की सीरीज लग गई, है ना, और -1 जो है पावर वो नीचे आ गई, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस टाइप से इन्होंने दे रखा है, ये कैपेसिटर बना रखा है, आप देख सकते हो इसमें डाइलेक्ट्रिक भर रखा है इन्होंने। ये पूरा जो डाइलेक्ट्रिक है ग्रे वाला, ये एप्सिलॉन 1 है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 है, और इसकी कितनी है, एप्सिलॉन 2। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि कैपेसिटेंस बताना है, क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है कि कैपेसिटेंस अब नया कितना हो जाए, ठीक है। तो पहले अगर आप देखो, पहले जब ये एयर में होगा तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट s बाय डी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अगर आप बाद में देखोगे तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में इस टाइप से करेंगे, बाद में अगर आप देखो तो ऐसा कुछ बन जाएगा। बताओ ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, मतलब ये 2 का था, ये भी 2 का था, और एप्सिलॉन 2 ये किसका था, ये 4 का था, ठीक है, ये 4 का था। अब आप क्या करोगे, देखो ये इस टाइप से आपको दे रखा है, बताओ ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, इन दोनों का आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे। तो जब आप इसका निकालोगे कैपेसिटेंस, तो इसका कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट
प्लेट का एरिया कितना होगा S/2 एप्सिलॉन नॉट S/2 है ना, और सेपरेशन कितना हो गया बताओ D/2, क्योंकि ये पूरा D था, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा अगर आप देखो तो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट S/D, ये बन जाएगा, ठीक है, इसका, तो इसका मैं मान रहा हूँ C1 डैश, इसका क्या मान रहा हूँ C2 डैश, तो ये बेसिकली C1 डैश हो गया, तो C2 डैश कितना हो गया, C2 डैश इसका कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट S/2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा D/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट S अपॉन नीचे कितना आ गया D, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो इसका आपने निकाल लिया। अब ये दोनों किस में होंगे सीरीज में, तो आप इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, C12 डैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का 2 और 4 है, तो कितना हो जाएगा आप इस टाइप से करोगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना आ जाएगा 4/3, जब इक्विवेलेंट निकालोगे C1 C2 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और नीचे 6 हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू S/D, ये बन जाएगा C12 डैश, ऐसा बन गया ये। और ये वाला जो था इसका जो आप निकालोगे तो इसका कितना आएगा, इसका जब आप निकालोगे इसको आप मान सकते हो C3 डैश, तो जब आप इसका निकालोगे तो C3 डैश कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना था S/2 और सेपरेशन कितना था D/2, ठीक है, सेपरेशन कितना सेपरेशन था D, सॉरी सेपरेशन कितना था D था, क्योंकि ये जो कैपेसिटर था इसका सेपरेशन कितना था D था, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू S/D, ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये और ये जो है ये किस में होंगे पैरेलल में, तो जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो जब आप इक्विवेलेंट निकालो तो इक्विवेलेंट कैसा आएगा, ये और ये इस दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है, तो इसका कितना आता है 4/3 और इसका कितना आता है ये, तो जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा 7/3 एप्सिलॉन नॉट S/D, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो इस पूरे का इतना आ जाएगा और पहले इतना था, इसी को ये बोल रहा है किसके बराबर है C2, तो C2/C1 किसके बराबर हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू बन जाएगी 7/3 टाइम्स ऑफ C1, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/3। तो बच्चों इस सीरीज में सिर्फ इतना ही, ठीक है, आई होप इन क्वेश्चंस में आपको मजा आया होगा, है ना, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको जरूर आप प्रैक्टिस करेगा, थैंक यू।